नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड और पेपर सेकेंड का यूनिट थर्ड। इसके पहले 2 यूनिट हमने कवर किया है। आज ये थर्ड यूनिट का तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अनुसूची। ये आपका चैप्टर का नाम है डाटा कलेक्शन। इसमें डाटा कलेक्शन के बारे में देखना है कि किस तरीके से हम रिसर्च करके एक एक डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो अनुसूची या शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यह सच है कि बाह्य रूप से अनुसूची तथा प्रश्नावली का स्वरूप एक दूसरे से बहुत समान होता है। जो अनुसूची होती है और जो प्रश्नावली होती है दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन काफ़ी अंतर होता है तथा इनके निर्माण में भी समान प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक होता है। लेकिन इन दोनों की प्रकृति और उपयोग की प्रक्रिया एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन होता बिल्कुल दोनों अलग अलग है। कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही होगा। वास्तव में अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जिसे लेकर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है। तो अनुसूची क्या होती है? ऐसा प्रश्न का लिखित, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर होता है। अनुसूची प्रश्नों की लिखित सूची होती है जिसे लेकर के जो अध्ययन करता है या जो अनुसंधान करता होता है वह उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उसके उत्तरों का आलेखन करता है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये अनुसूची होती है। जैसे किसी व्यक्ति को रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। उसके बाद वह स्वयं उत्तरदाता के पास जाएगा, उनसे पूछेगा, उसके बाद अपने कॉपी में खुद ही वो आंसर लिखेगा। इसको अनुसूची कहा जाता है। अब यहाँ अनुसूची की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनका अलग अलग परिभाषा है। तो गुडे तथा हार्ट के अनुसार हम परिभाषा देखेंगे। अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम होता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। ये एक अनुसूची एक लिस्ट बनाई जाती है, एक जैसे फॉर्म के तरीके से बनाया जाता है और व्यक्ति से जाकर के पूछा जाता है और उसके सामने भरा जाता है। कर्लिंगर के अनुसार एक परिभाषा इन्होंने क्या कहा है कि अनुसूची एक ऐसा अनुसंधान यंत्र होता है जिसका उपयोग वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा सर्वेक्षण में सूचना संग्रह के लिए किया जाता है, सूचना को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई है उससे हम यह समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि अनुसूची सूचना दाताओं से प्रत्यक्ष व औपचारिक रूप से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित तथा व्यवस्थित सूची है जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकता को प्रकट करने वाले तथ्यों तथा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो यह एक लिस्ट होती है जो उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करके हम अपने लिस्ट को पूरा करते हैं। उसके बाद आगे है अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे सबसे पहले अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक शीर्षकों और प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। अगला है इसका उपयोग एवं अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके इस प्रकार किया जाता है जिससे उत्तरदाता अध्ययन विषय के पक्षों से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान कर सके। अनुसूची में अवलोकन के गुणों का समावेश होता है, मतलब अवलोकन करके किया जाता है। अध्ययनकर्ता केवल प्रश्नों के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त नहीं करता बल्कि स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन करके सूचनाओं की सत्यता को जानने का प्रयत्न करता है। इसमें दोनों शामिल होता है, पूछना भी और स्वयं जाकर के जांच करना भी। अगला है अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की भी एक प्रविधि है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची के द्वारा किए जाने वाले अवलोकन और साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता अपने विषय से अलग नहीं हट सकता है। तो स्पेसिफिक जो विषय होता है उसी विषय के बारे में उसको अध्ययन करना रहता है। उसके बाद और कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अनुसूची सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उपयोगी यंत्र है। इसका उपयोग साक्षात्कार में भी किया जाता है तथा तालिका में प्रश्नों के उत्तर स्वयं अध्ययनकर्ता भरता है। यही प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर होता है। इस अनुसूची में प्रश्नावली, निरीक्षण और साक्षात्कार की विशेषताएं पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं।
उसके बाद देखते हैं अनुसूची के प्रकार। अब हम देखेंगे अनुसूची कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले है अवलोकन अनुसूची। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सूची का वह प्रकार है जिसमें साक्षात्कार के लिए किन्हीं प्रश्नों का समावेश नहीं होता बल्कि अवलोकन किया जाता है। ऐसी अनुसूची का उद्देश्य केवल विभिन्न शीर्षकों अथवा अध्ययन विषय के संबंध उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं एवं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। तो इस तरीके से इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ इतना होता है कि वो जो भी उसका उद्देश्य है वो जा करके उत्तरदाता से विधिवत क्वेश्चन के बारे में पूछे, उसके बाद जो भी उसको आंसर मिले अवलोकन करके उसका अपने लिस्ट में शामिल कर ले। उसके बाद अगला है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, राय अथवा पसंद का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन मतलब होता ही है कि जो चीज़ हम हो रहा है उसके मूल्यों का आकलन करें वो सही है कि नहीं सही है। तो इसमें क्या होता है, लोगों की व्यक्तिगत विचारधाराएं होती हैं, जो वो कह रहा है सही है नहीं सही है, वह किस बेस पे कह रहा है, तो उसकी जो मनोवृत्ति होती है किस विचारधारा का है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी राय क्या है, उसकी पसंद क्या है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके इसमें अनुसूची बनाई जाती है। उसके बाद अगला है प्रलेख अनुसूची। इसमें पीवी यंग ने कहा है कि प्रलेख अनुसूची का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहास तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा हो। अब प्रलेख में इसमें देख रहे हैं आप व्यक्तिगत तो है लेकिन ये डॉक्यूमेंट से संबंधित है, व्यक्ति के जीवन से, उसके व्यक्ति के जीवन का क्या इतिहास रहा है या क्या क्या घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई हैं, तो इस तरीके से इसमें किया जाता है। तो मूल्यांकन में व्यक्ति की मनोवृत्तियों को आंका जाता है और उसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को देखा जाता है। उसके बाद अगला है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था जैसे धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा आदि के विशिष्ट पहलू का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो संस्था से संबंधित आप समझ ही लीजिए कि किसी प्रकार की संस्था से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें ये किया जाता है। कोई संस्था अपनी प्रकृति से जितनी अधिक जटिल होती है उसके लिए बनाई गई अनुसूची का आकार भी तुलनात्मक रूप से उतना ही बड़ा रखा जाता है। तो इसमें पीवी यंग ने कहा है कि इन अनुसूचियों की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं की जानकारी करने के लिए की जाती है। तो इस तरीके से ये संस्था सर्वेक्षण ये संस्था से क्लियर ही हो रहा है कि ये भारी भरकम जो समूह से संबंधित है उसमें ये किया जाता है। जैसे क्या हो गया, धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा से संबंधित आदि। उसके बाद देखते हैं अनुसूची का निर्माण या रचना। जो अनुसूची होती है उसकी निर्माण या उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं। यह सच है कि अनुसूची कुछ प्रश्नों का ही एकमात्र सूची होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुसूची का निर्माण कोई सरल कार्य है। मतलब ये कहा जाता है कि अनुसूची का जो कार्य होता है वो एक प्रपत्र बनाना ही होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी भी तरीके की अनुसूची हम बना लेंगे। पर्याप्त सोच विचार के बाद ही, अत्यंत सावधानी के बाद अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। तो हम देखेंगे किन किन प्रक्रिया होती है, वह किन चरणों से गुजरकर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले समस्या और प्रारंभिक विचार। सबसे पहले समस्याओं को देखा जाता है, तभी उस पर विचार किया जाता है कि इस पे क्या किया जा सकता है। जैसे इस चरण में अनुसूची निर्माण से संबंधित पूर्ववर्ती विचार आते हैं। उस घटना से संबंधित जो पूर्ववर्ती विचार हैं, अनुसूची निर्माण से पहले यह निश्चित करना आवश्यक होता है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित किन किन पहलुओं और मदों का समावेश अध्ययन के उद्देश्य से दृष्टिकोण से आवश्यक है। जैसे कोई भी कार्य हम या कोई भी घटना से संबंधित अगर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम पहले यह ध्यान देते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं या हमारे लिए आवश्यक हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है प्रश्नों को बनाना। जब हम यह डिसाइड कर लेंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक है या हमें क्या करना है, उसके बाद हम प्रश्नों को बनाएंगे। तो प्रश्नों का बनाना, जैसे
इस चरण में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, पर जल्दबाजी में प्रश्नों को निर्माण से सदा बचना चाहिए। ऐसे उल्टा सीधा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, एक लॉजिक भरा प्रश्न बनाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति पर भी यह निर्भर करेगा कि उत्तरदाता उन प्रश्नों को सही अर्थ में समझकर सही उत्तर दे सकता है कि नहीं। जैसे किसी से अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो जितना भी सरल शब्द में प्रश्न पूछ सके उतना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि उतना उत्तरदाता के लिए समझने में भी आसान होगा, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाएगा तो वो सही से उत्तर नहीं दे पाएगा। उसके बाद अगला है प्रारंभिक रूप की रचना। इसमें क्या है, जैसे समस्या या अध्ययन विषय को विभिन्न पहलुओं में विभाजित कर लेने के बाद प्रत्येक पहलू को अनेक उप विभागों में विभाजित कर लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। और साथ ही यह भी निश्चित करना होता है कि प्रत्येक उप विभाग के संबंध में किस किस प्रकार की सूचनाएं आवश्यक हैं, ताकि उस उप विभाग से संबंधित सभी विषय स्पष्ट हो सकें तथा उन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकें। जैसे हमें कोई बड़ा काम करना है तो बड़ा काम हम एक अचानक से नहीं कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे और सभी टुकड़ों को उतना ही महत्व देंगे जितना और सभी को देना है, क्योंकि जितने भी उसके पार्ट होंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरीके से प्रारंभिक रूप की रचना में हम उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला है प्रश्नों को क्रमबद्ध लगाना। जो हमारा प्रश्न है उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक के बाद लगाना, क्योंकि हमारे लिए पूछने में भी आसानी होगी और उत्तरदाता के बताने में भी आसानी होगी। इस चरण में बनाए गए प्रश्नों की एक सिलसिले से या क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है। इसकी कई उपयोगिताएं हैं। सबसे पहले तो यह कि प्रश्नों को इस प्रकार से क्रम में लगाया जाए कि उत्तरों के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति उसी सिलसिले से होती रहे जिस सिलसिले से हमें तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से हमें किसी टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछना है तो हमें सबसे पहले क्या पूछना है। ऐसा थोड़ी है कि सबसे लास्ट में जो हमारा मेन मुद्दा है उसको सबसे पहले पूछ लेंगे, उसके बाद बारी बारी क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक एक प्रश्नों का एक स्टेप बनाया जाता है, ताकि बताने वाले को और समझने वाले को दोनों को आसानी हो। उसके बाद अगला है अनुसूची की वैधता की जांच करना। जो अनुसूची हमने बनाई है उसकी वैलिडिटी चेक करना। इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है, अर्थात यह देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से प्रश्नों का निर्माण किया गया है उन प्रश्नों से वास्तव में उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं। इस प्रकार की जांच से यह कर लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में देखा गया है कि प्रश्नों के निर्माण में कितनी ही सावधानी क्यों न बरती जाए तो कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो जो हमने लिस्ट, जो अनुसूची हमने तैयार की है उसमें ये देखा जाता है कि जिस हिसाब से हमने प्रश्न को डाला है वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सही है भी या नहीं है, उससे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी। तो इसका जांच कर लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कितनी ही सावधानी से भी कुछ काम किया जाए लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां रह ही जाती हैं। उसके बाद अगला है एक अनुसूची का उदाहरण। जो अनुसूची होती है उसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से अनुसूची बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप अनुसूची को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की अनुसूची बनाई जाती है। यह जो अनुसूची बनाई गई है एक ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जो समस्याएं हैं उसके बारे में, तो एक समाज शास्त्रीय अध्ययन के बारे में है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो अनुसूची बनाई गई है उसमें परिचयात्मक विवरण दिया गया है कि उस पर सबसे पहले हम कहीं जाएंगे तो किसी चीज़ के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आ गया, जैसे अध्ययन की संख्या, उत्तरदाता का नाम, आयु, जाति, गांव का नाम, पेशा, पिता का व्यवसाय, शिक्षा। सबसे पहले उसके हम पर्सनल बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे या उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हम पारिवारिक विवरण लेंगे कि क्या क्या पारिवारिक विवरण है। उसके बाद हम देखेंगे, आप इस तरीके से देख सकते हैं एक अनुसूची बनाई गई है, कॉलम बनाया गया है। सबसे पहले सदस्य हैं, फिर संबंध है, फिर लिंग है, फिर आयु है, फिर उनकी साक्षरता क्या है, व्यवसाय क्या है तथा उनकी मासिक आय क्या है। तो इस तरीके से सूची बना करके हम बहुत अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा संबंधी विवरण है कि शिक्षा के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं या अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के बारे में हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य उनसे समझेंगे कि शिक्षा उनके लिए आवश्यक है कि नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला रहे हैं तो उसका क्या कारण है कि वो शिक्षा नहीं दिला रहे हैं।
उसके बाद देखेंगे उनके गांव में या उनके घर में स्त्रियों की स्थिति क्या होती है, जैसे किस तरीके से स्त्रियां रहती हैं, जैसे परिवार में स्त्री की स्थिति क्या है, पूर्णतः पुरुषों के अधीन, पुरुषों के समान, पुरुषों के अधिक स्वतंत्र या पूर्णतः स्वेच्छाधारी, तो किस तरीके की स्थिति है उस गांव में स्त्रियों की। उसके बाद अगला है आरक्षण तथा कल्याण योजनाओं से प्राप्त लाभ की सीमा, जो आरक्षण या कल्याण के जो उनको योजनाएं दी जा रही है वो उनका लाभ किस स्तर तक उठा रहे हैं या उठा भी पा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगला है विभिन्न समस्याएं, जो और सारी समस्याएं होती हैं, जैसे क्या आप कुछ ऋण हैं या कुछ किसी का कर्जा लिए हैं या उधार हैं, यदि हाँ तो यह कुछ ऋण आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, महाजन से, रिश्तेदार से, किसी सरकारी संस्था से। तो इस तरीके से एक स्टेप बनाया जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए एक स्टेप बनाया जाता है कि इस स्टेप के बाद से इस स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स थे। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूची के प्रयोग की विधि, जो अनुसूचियाँ होती हैं उसके प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। जैसे अनुसूची के इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि बाह्य रूप से अनुसूची तथा प्रश्नावली के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। प्रश्नावली का निर्माण करते समय अध्ययन विषय का समुचित ज्ञान तथा प्रश्नों का सावधानीपूर्वक निर्माण करना जितना अधिक आवश्यक होता है, अनुसूची के निर्माण में इतनी ही सावधानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम होता है, दोनों में ही क्वेश्चन होते हैं और दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अनुसूची में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनों का बनाया जाता है, जिसमें एक प्रश्नों का रूपरेखा तैयार किया जाता है और उसमें जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो स्वयं जाकर के उस घटना का रिसर्च करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है और उसका उत्तर खुद ही पूछ करके लिखता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुसूची के गुण अथवा महत्व। जो अनुसूची होती है उसकी क्या क्या गुण होते हैं, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में अनुसूची एक महत्वपूर्ण प्रविधि प्रमाणित हुई है। इससे हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला सही व विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ग्रामीणों से जाकर के पूछा जाता है, तो उसकी जो जानकारी होगी वो सही ही होगी और विश्वसनीय योग्य होगी। अगला है अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या संभव होती है। जो थोड़े प्रश्न कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, उनको थोड़ा सा हम आसान भाषा में कर करके परिजनों से पूछ करके आसानी से उसको हम जान सकते हैं। उसके बाद अगला है अध्ययन में लोच का गुण। जो भी हमने रूपरेखा पहले से तैयार किया है वैसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोई स्थिति ऐसी आ गई कि अगर हमें प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको बदलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बदल करके भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, हम समय के अनुसार इसको बदल सकते हैं। उसके बाद इसमें अवलोकन की सुविधा होती है। जो अवलोकन हम करना चाहते हैं वो सुविधा होती है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं होता है। अनुसूची एक अध्ययनकर्ता को यह सुविधा प्रदान करती है कि वह उत्तरदाताओं से सूचनाएं एकत्रित करने के साथ ही घटनाओं का स्वयं भी अवलोकन कर सके। उसके बाद अगला है अधिकतम प्रत्युत्तर। इसमें क्या होता है, जैसे अनुसूची एक महत्वपूर्ण लाभ है कि इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों की प्रतिशत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होती है। अध्ययनकर्ता जब स्वयं उत्तरदाता के सामने उपस्थित होता है तो उत्तरदाता किसी न किसी प्रकार से सूचनाएं देने के लिए अवश्य ही निकाल लेता है। जैसे डायरेक्टली हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अगर नहीं भी बता पा रहा है तो वो कहीं से एकत्रित करके या किसी दूसरे से पूछ करके या किसी न किसी तरीके से हमको वो उत्तर दे ही देता है। अगला है तथ्यों के आलेखन में एक रूपता। जो हमारा तथ्य होता है उसमें एक रूपता पाई जाती है। जैसे अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्राप्त तथ्यों को कहीं अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से आलेखित किया जा सकता है। अनुसूची के उपयोग में प्राप्त उत्तरों को साधारणतः उसी समय लिख लिया जाता है जिस समय वह उससे पूछ रहा है, नहीं तो बाद में भूल जाता है। तो इसका ये क्या लाभ हुआ कि तत्वों के आलेखन में एक रूपता होती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं वैसे वैसे हमें उत्तर मिलता जाता है और तुरंत हम नोट करते जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की प्राकृतिक होती है भूलने की
दिक्कत, तो तुरंत लिख लेता है तो बाद में भूलने की समस्या नहीं होती है। अगला है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। जो अनुसूची होती है, जितने भी वर्ग होते हैं, जितने तरीके की संस्था होती है, ये सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य किया जाता है। कोई व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, संभ्रांत हो या सामान्य, सूचनाएं प्राप्त करने का कार्य व्यक्तिगत रूप से अध्ययनकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगला है प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान। जो प्रतिचयन होता है, जो हमारे पास सैंपल होता है, अगर उससे संबंधी कोई दोष होता है तो हमें ज्ञान मतलब पता चल जाता है। जैसे सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में प्रतिचयन का बहुत महत्व होता है। जैसे साधारणतः प्रत्येक समस्या अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि वे सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकना बहुत कठिन कार्य होता है, तो स्वाभाविक रूप से ही संपूर्ण समग्र में उसे कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन करके अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमारे सैंपल से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो उसका भी ज्ञान हमें आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला है अनुसूची के दोष अथवा सीमाएं। फिर वही बात आ गई, कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान, कुछ कमी तो कुछ गुण। तो अभी तक आपने उसके गुण के बारे में देखा, अब कुछ कमियां देखेंगे। अनुसूची के दोष अथवा सीमाएं, क्या कमियां होती हैं? जैसे सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या, जो सार्वभौमिक का मतलब होता है जितने भी प्रश्न होते हैं उनको पूछ पाना एक समस्या की तरीके से होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको सामने वाले व्यक्ति के पास रखना और उससे सही उत्तर प्राप्त करना, या एक समस्या की बात होती है। तो इसमें ये समस्या आती है, सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। उसके बाद अगला है संपर्क की समस्या। हम प्रत्येक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास जा करके शोध करने में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि इसमें समय और श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करने की समस्या आती है। अगला है अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता। इसमें ज़्यादा समय भी चाहिए और ज़्यादा धन भी चाहिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, वहाँ पे आप अपना समय देंगे, तो वहाँ पे समय भी देंगे और आने जाने के लिए खर्चा भी लगेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा समय और धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला है बड़े क्षेत्र में अनुपयुक्त। जैसा कि ये व्यक्तिगत वार्तालाप होता है या व्यक्तिगत मिलना होता है, तो यह बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए सही नहीं होता है, ये छोटे छोटे क्षेत्र के लिए सही होता है। उसके बाद अगला है संगठनात्मक समस्याएं। जैसे इन समस्याओं में उत्तरदाताओं की प्रकृति ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होती, बल्कि अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत कुशलता भी एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इस स्थिति में यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन होता है। तो इस तरीके से जैसे उत्तर बताने वाले ही अलग अलग विचारधारा के नहीं, पूछने वाले भी होते हैं। तो जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति से उत्तर लेने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो उस तरीके की उम्मीद नहीं पे खरा उतरेगा, तो ये हमारे लिए समस्या हो जाती है। तो संगठनात्मक समस्याएं आ जाती हैं। उसके बाद अगला है मिथ्या झुकाव की संभावना। मिथ्या झुकाव का मतलब थोड़ा बहुत जो अफवाह होती है या झूठा मतलब होता है। तो इसमें जैसे अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तित्व से जहां एक और सूचनादाताओं को यथार्थ सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करता है, वहीं कभी कभी उसके प्रभाव से पक्षपातपूर्ण सूचनाएं की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मिथ्यापूर्ण झुकाव की संभावना बन जाती है। उसके बाद अगला है एक जोखिम भरी प्रविधि। यह एक रिस्की कार्य हो जाता है। जैसे अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि अन्य प्रविधियों की तुलना में अनुसूची के प्रयोग में अनेक प्रकार के खतरे रहते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता चाहे कितना भी कुशल तथा मृदुभाषी क्यों न हो, लेकिन अध्ययन विषयों की प्रकृति इस प्रकार होती है कि उससे संबंधित जटिलताएं और भावनाएं तथ्यों का करते समय उत्तरदाता को कुछ व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक संगठन अथवा क्षेत्र के विरुद्ध समझाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे अभी हम ही लोग हैं, कहीं किसी के बारे में प्रचार करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितने गांव वाले हैं वो हमारी बातों को अच्छे से बैठ के सुनेंगे। तो यह एक रिस्की कार्य भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अनुसूची होती है उसके क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, क्या लाभ होते हैं व क्या दोष होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर। जो अनुसूची होती है और जो प्रश्नावली होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे अनुसूची तथा प्रश्नावली के उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सामग्री के संकलन में अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही महत्व है। दोनों का अपने अपने जगह महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे
जहाँ पे अनुसूची का काम है वहाँ पे अनुसूची महत्वपूर्ण है, जहाँ पे प्रश्नावली का काम है वहाँ पे प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। बाह्य रूप से इन दोनों के मध्य इतनी अधिक समानता पाई जाती है कि कभी कभी इनके मध्य कोई भी स्पष्ट भेद करने में अत्यंत कठिनाई हो जाती है। यदि हम प्रश्नावली और अनुसूची की समानता को देखें तो लगभग लगभग ये दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। दोनों की जो आंतरिक गुण होते हैं उसमें थोड़े से अंतर होते हैं। अब हम वही आंतरिक गुण देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। प्रश्नावली और अनुसूची में हम अंतर देखेंगे तो सबसे पहले अनुसूची में देखेंगे क्या अंतर होता है। पहला है, अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर के स्वयं किया जाता है, मतलब वो खुद व्यक्ति जाकर के लोगों के घर पे उसका अध्ययन करता है। और प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। इस प्रकार इसका उपयोग करने के लिए उत्तरदाता तथा अध्ययनकर्ता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता। तो यहीं आप पहला ही अंतर समझ सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति खुद जाता है और यहाँ पे डाक के द्वारा भेजा जाता है। अगला है, अनुसूची का उपयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र अथवा सीमित अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों का संग्रह के लिए किया जाता है। ये सीमित इसका क्षेत्र होता है। और प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा कितनी ही दूर दूर तक फैले बहुत बड़ी बड़ी संख्या वाले उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद आगे है, अनुसूची का प्रयोग करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है, मतलब स्वयं जाकर के व्यक्ति से मिलना, तथा साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से कहीं अधिक गहन सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना रहती है, मतलब ज़्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। और प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है और न होने की वजह से हमें सही और गहन सूचनाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अगला है, अनुसूची एक अनौपचारिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता को अनेक ऐसे प्रश्न करने के भी अवसर मिल जाते हैं जो परिस्थिति और वैयक्तिक विशेषताओं के अनुकूल होते हैं। साथ ही उत्तरदाता के सूचनाओं का भी आलेखन उसी समय कर लिया जाता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अथवा उत्तरदाता किसी भी निर्धारित प्रश्नों के बाहर जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो अनुसूची होती है वो व्यक्ति वैसे भी 2-4 क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, लेकिन इस प्रश्नावली में जो हमें टॉपिक दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी श्रेणियों के उत्तरदाताओं के लिए समान रूप से किया जा सकता है क्योंकि इसमें मौखिक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रश्न पूछना है तो प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन प्रश्नावली में केवल शिक्षित व्यक्ति ही उत्तर दे सकता है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो उसका उत्तर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नावली और अनुसूची में छोटी छोटी बहुत सारे अंतर होते हैं। उपर्युक्त भिन्नताओं के पश्चात भी यह समझ लेना कि प्रश्नावली और सूची में कोई भी अंतर नहीं है तो यह बहुत सही बात नहीं होती है, क्योंकि आपने पूरा दोनों में अंतर देखा और दोनों में पूरा विधिवत उसका गहन अध्ययन भी किया कि दोनों में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसमें अनुसूची वाला टॉपिक कवर किया है। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।